हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 12th वीडियो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम वीडियो लेक्चर रहेगा कैम्ब्रिज स्कूल के ऊपर। इससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सूचना देना चाहूँगी कि कैम्ब्रिज स्कूल को देखने से पहले आप लोग मेरी रा, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन और सबाल्टर्न स्टडीज और उपनिवेशवादी इतिहास लेखन को आप लोग वीडियो लेक्चर को सुनेंगे या देखेंगे, तभी ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के जाके समझ में आएगा। तो उन वीडियोज का डिस्क्रिप्शन मेरे इन उन वीडियोज का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल स्टडी विद जेनी पर। तो फ्रेंड्स, एक नोट्स बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो वो भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, उन लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली जो नोटिफिकेशन है या मेरी जो नई वीडियोज़ है समय समय पर आपको सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और आप लोगों को कौन कौन सी वीडियोज़ चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो लेक्चर नंबर 12, कैम्ब्रिज स्कूल। राष्ट्रवाद के युग में भारतीय राजनीति को पुनर्व्याख्यात करने वाले कैम्ब्रिज के इतिहासकारों के समूह को कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के बीच किसी भी प्रकार का अंतर्विरोध नहीं था। उनके अनुसार स्थानीय हित और विभिन्न गुटों के बीच विद्वेष भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं थी। इस प्रकार के स्थानीय मनमुटावों के बावजूद यदि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो इसका कारण यह था कि अंग्रेजी शासन ने सरकार को केंद्रीकृत किया और 19वीं शताब्दी के अंत और 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। सत्ता की केंद्रीयता भारतीय राष्ट्रवाद की इस व्याख्या के केंद्र में थी। यह विचार लोकेलिटी, प्रोविंसेस एंड नेशन एसेसेज ऑन इंडियन पॉलिटिक्स 1817 से 1940 शीर्षक से संग्रहित कैम्ब्रिज इतिहासकारों के लेखों के संकलन के रूप में उपलब्ध है। इसे जॉन गेलेगर, गॉर्डन जॉनसन और अनिल सील ने संपादित किया और 1973 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किया गया। इसे कैम्ब्रिज जर्नल मॉडर्न एशियन स्टडीज के अंग के रूप में और पुस्तक के रूप में अलग से प्रकाशित किया गया। आलोचकों ने इसके लेखकों पर भारतीय राष्ट्रवाद को बदनाम करने का आरोप लगाया और इस समूह को कैम्ब्रिज स्कूल या सिर्फ कैम्ब्रिज के नाम से पुकारा गया। इस पुस्तक के प्रकाशन के बाद इस पर तीखी बहस हुई और भारत के मार्क्सवादी और उदारवादी इतिहासकारों ने इस अभिधारणा की कटु आलोचना की और निसंदेह कैम्ब्रिज स्कूल का भारतीय इतिहास लेखन पर प्रभाव पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो लेक्चर लंबी जरूर हो सकती है, लेकिन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि कैम्ब्रिज स्कूल किसको जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ राष्ट्रवाद का एक टर्म यूज हुआ है। तो राष्ट्रवाद क्या था, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या था, क्योंकि हमारे जो इंडियंस लोगों ने जो यहाँ का इतिहास लिखा था उसको क्या है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इंक्लूड किया जाता है। तो बताया गया है कि जो राष्ट्रवाद युग में जो भारतीय राजनीति को पुनर्व्याख्यात करने वाले कैम्ब्रिज के जो हिस्टोरियंस का जो एक ग्रुप था उसको किस नाम से जाना गया, कैम्ब्रिज स्कूल के नाम से जाना गया। तो हमें क्या है यहाँ पर कैम्ब्रिज स्कूल की जो टर्म होती है वो क्लियर हो जाती है। उनके अकॉर्डिंग जो इंपीरियलिज्म या साम्राज्यवाद था या नेशनलिज्म जो राष्ट्रवाद था उसके बीच में कोई अंतर्विरोध नहीं था। उनके अनुसार क्या है, जो स्थानीय हित थे और जो विभिन्न गुट थे उनके बीच में विद्वेष भारतीय राष्ट्रवाद की इतिहास की प्रमुख विशेषताएं थी। तो जो कैम्ब्रिज स्कूल था उसकी विशेषताएं क्या थी, उनके अनुसार स्थानीय हित और विभिन्न गुटों के बीच विद्वेष भारतीय राष्ट्रवाद के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं थी। अब हम आगे आते हैं और इसमें देखते हैं
कि इसे कैम्ब्रिज जर्नल मॉडर्न एसोसिएशन स्टडीज के अंग के रूप में पुस्तक में अलग से प्रकाशित किया गया है। जो जो आलोचक थे, जो क्रिटिक्स थे, उन लेखकों ने भारतीय राष्ट्रवाद को बदनाम करने का जो आरोप लगाया था और उस ग्रुप को ही कैम्ब्रिज स्कूल या कैम्ब्रिज के नाम से पुकारा गया है। और साथ ही साथ क्या है, जो मार्क्सिस्ट थे, जो मार्क्सवादी थे, साथ में ही जो लिबरल हिस्टोरियंस थे, उदारवादी इतिहासकार थे, उन्होंने क्या है, जो कैम्ब्रिज स्कूल है उसकी कटु आलोचना भी की है। पर निसंदेह हम कह सकते हैं जो कैम्ब्रिज स्कूल है उनका क्या है, जो हमारा जो भारतीय इतिहास लेखन है, जो इंडियन हिस्टोग्राफी है, उसके जो इतिहास लेखन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है कैम्ब्रिज स्कूल का। इसके पहले 1960 के दशक में इतिहास लेखन की दो विचारधाराएं सामने आई थी। तो वो कौन कौन सी विचारधाराएं थी? फर्स्ट थी, एक ने मार्क्सवादी स्कूल का समर्थन किया। तो सबसे फर्स्ट वाले क्या हैं, जो मार्क्सिस्ट जो स्कूल थे उसके फेवर में थे, उनका समर्थन करते थे। दूसरे क्या थे, जो पश्चिम में वेस्टर्न के जो संभ्रांत सिद्धांत था उसको आगे बढ़ाया। इसी संभ्रांत विचारधारा से कैम्ब्रिज स्कूल का विकास हुआ। संभ्रांत विचारधारा का मतलब जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी जो थिंकिंग थी उसको आगे बढ़ाया, उसी से ही किसका उदय हुआ, कैम्ब्रिज स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। कैम्ब्रिज के सिद्धांतों को समझने के लिए 1960 के दशक में हुई बहसों से रूबरू होना आवश्यक है। इस बहस में कालांतर में कैम्ब्रिज स्कूल को शामिल किया गया। बहस जो आर्ग्यूमेंट्स हुए वो 3 सवालों के इर्द गिर्द घूमते हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट्स ये है कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 19th सेंचुरी थी उसके तो उत्तरार्ध में और 20th सेंचुरी के बिफोर स्टार्टिंग में, पूर्वार्ध में, भारत में अंग्रेजों के राज में आधुनिक राजनीति की धुरी क्या थी? क्या राजनीति अर्थशास्त्र से परिचालित भी थी और शिक्षा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और अंग्रेजों द्वारा किए गए अन्य संस्थागत प्रयोगों का प्रतिफलन था? मार्क्सवादियों का मानना है कि यह अर्थशास्त्र से प्रेरित था, जबकि संभ्रांत सिद्धांतकारों का मानना था कि अंग्रेजों के प्रयत्न से संभव हुआ। तो जो क्या है, मार्क्सिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है वो क्या है, इकोनॉमिकी से बहुत ज़्यादा प्रेरित था, जबकि जो संभ्रांत सिद्धांतकार थे उनका मानना था कि ये क्या है, जो अंग्रेजों के प्रयत्न से ये सब संभव हो सका। दूसरा सवाल यह था कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है में राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त इकाई क्या है? यह एक राष्ट्र था या एक क्षेत्र था? मार्क्सवादियों ने राष्ट्रीय परिवेश के संदर्भ में इस समस्या का विश्लेषण किया, और जबकि संभ्रांत सिद्धांतकारों के अनुसार यह एक ऐसा क्षेत्र था जो ब्रिटिश भारत में होने वाले राजनीतिक परिवर्तन के केंद्र बिंदु थे। इस बात को लेकर भी मतभेद था कि सामाजिक समूह को केंद्र में रखा जाए, क्या वर्ग या वर्ग संघर्ष पर केंद्रित किया जाए, या अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने की होड़ में लगी विभिन्न जातियों और समुदायों के टकराव को सामने रखकर बातचीत की जाए। स्वाभाविक तौर पर मार्क्सवादी इतिहासकारों ने वर्ग और संभ्रांत इतिहासकारों ने जाति, समुदाय और पश्चिमी शिक्षा से युक्त संभ्रांत वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया। तो हमने देखा था कि मार्क्सिस्ट किसके ऊपर बेस था, वो वर्ग संघर्ष को बेस मानकर चलता है। वो 2 ग्रुप को मानता है, एक शोषित वर्ग और दूसरा क्या है, शोषक वर्ग। तो वो मार्क्स ने कहा है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, उनका ये मानना था। तो उन्होंने क्या है, वर्ग संघर्ष को महत्व दिया है। तो इसमें भी यही बताया गया है कि वर्ग संघर्ष के ऊपर जोर दिया जाए, या जो संभ्रांत हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या है, जो हमारी कास्ट है, जो हमारी कम्युनिटी है, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न एजुकेशन से युक्त जो संभ्रांत वर्ग था उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। कैम्ब्रिज स्कूल का उदय, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल का
राइज किस प्रकार से हुआ, संभ्रांत सिद्धांत से हुआ, पर यह इसकी एक शाखा थी, इसलिए उनकी व्याख्या संभ्रांत सिद्धांतकारों से काफ़ी इफेक्टिव थी, प्रभावित थी। बेइस और सक्सेस और कैम्ब्रिज जैसे पश्चिमी विश्वविद्यालयों के इतिहासकारों ने भारत और सोवियत संघ में मार्क्सवादी इतिहास लेखन की प्रतिक्रिया में अपनी व्याख्याएं प्रस्तुत की। तो क्या है, जो सक्सेस और कैम्ब्रिज जैसे बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, वेस्ट यूनिवर्सिटीज, उसमें क्या है, जो हिस्टोरियंस थे भारत और सोवियत संघ में, जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस थे, उन्होंने क्या है अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी व्याख्याएं दी हैं अपने अपने अकॉर्डिंग। भारतीय राजनीति में अंग्रेजी पढ़े लिखे शिक्षित संभ्रांत वर्ग पर भूमिका पर बल देने के लिए लगातार 3 किताबें सामने आई। D.A. लो, साउंडिंग इन मॉडर्न साउथ एशियन हिस्ट्री, लंदन 1968 में, J.H. ब्रूमफील्ड एलिट की कॉन्फ्लिक्ट इन आ प्लूरल सोसाइटी 20th सेंचुरी, बंगाल, बर्कले ऑफ लॉस एंजलिस 1968, और अनिल सील, द इमर्जेंस ऑफ इंडिया नेशनलिज्म, competition and collaboration in the later 19th सेंचुरी 1968। इसमें मार्क्सवादियों के खिलाफ 3 बातें कही गई हैं। आधुनिक राजनीति के पीछे, जिसमें राष्ट्रवादी राजनीति भी शामिल थी, प्रेरक शक्ति आर्थिक बदलाव नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा किया गया संस्थागत नयापन और परिवर्तन था। तो हमने जो उपनिवेशवाद देखा था, उसमें उपनिवेशवादी इतिहास लेखन देखा था, उसमें जो कॉलोनियल हैं वो कहते हैं कि हमने क्या है, इंडिया को रहना सिखाया, यहाँ की कल्चर के बारे में सिखाया। वो लोग यहाँ कुछ भी नहीं जानते थे, वो हमारे से प्रभावित होकर उन्होंने यहाँ सब सीखा। तो यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि जो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने क्या है, वो कहते हैं कि हम यहाँ पर इंडिया के अंदर क्या है, राष्ट्रवादी लाने के लिए, राष्ट्रवाद लाने के लिए हमने क्या है, यहाँ पर आर्थिक बदलाव किया और नए नए परिवर्तन किए। अनिल सील ने अंग्रेजी शिक्षा द्वारा मुहैया कराए गए संस्थागत अवसरों, खास तौर पर छोटी सरकारी नौकरियां पाने और कानून, पश्चिमी चिकित्सा, पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र में नई शुरुआत पर बल दिया। तो अनिल सील किसके समर्थक हैं? तो कैम्ब्रिज स्कूल के समर्थक हैं। तो हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि कैम्ब्रिज स्कूल का संपादन करने वाले कौन कौन से इतिहासकार हैं? तो उसमें आते हैं हमारे जॉन गैलेगर, गॉर्डन जॉनसन और अनिल सील। तो हमने देखा कि ये लोग क्या है, कैम्ब्रिज स्कूल की विचारधारा से प्रभावित लोग हैं। तो कैम्ब्रिज स्कूल का उदय क्या है, संभ्रांत सिद्धांत से हुआ, हमने देखा। और जो अंग्रेज लोग हैं, उन्होंने कहा कि हम क्या है, यहाँ पर नए नए परिवर्तन लेके आए, यहाँ पर हमने लोगों को रहना सहना सिखाया। और साथ ही साथ अनिल सील ने क्या कहा है, अंग्रेजी शिक्षा द्वारा मुहैया कराए गए जो संस्थागत अवसरों, खास तौर पर छोटी सरकारी नौकरियां पाने और कानून, पश्चिमी चिकित्सा, पत्रकारिता और अध्यापन के क्षेत्र में नई शुरुआत पर बल दिया गया। जॉन ब्रूमफील्ड के अनुसार इस संस्थागत अवसर से राजनीतिकों का एक नया दल तैयार हुआ, नया संविधान बना, प्रतिनिधि चुनकर आने लगे और नई प्रकार की सरकार का निर्माण हुआ। दूसरी है कि राष्ट्र की बजाय क्षेत्र पर आधारित व्याख्या और प्रत्येक क्षेत्र परंपरागत संस्कृतियों पर विशेष बल दिया। इस क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के संदर्भ में ही संभ्रांत सिद्धांतकारों ने संस्थागत परिवर्तनों द्वारा किए गए राजनीतिक परिवर्तनों की बात कही। तीसरे वर्ग और वर्ग संघर्ष आधारित व्याख्या की बजाय यह बात कही गई कि अंग्रेजी शिक्षा और विधायी प्रतिनिधित्व का अवसर पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों, जाति और समुदायों की होड़ मच गई। तो हमने देखा कि दूसरा जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया कि राष्ट्र की बजाय ये व्याख्या किसके ऊपर बेस्ड थी, क्षेत्र आधारित थी। एक संपूर्ण राष्ट्र पर इस व्याख्या में बल नहीं दिया गया था। और
थर्ड हमने देखा कि थर्ड जो पॉइंट है इसमें बताया गया कि जो वर्क संग्रह था वो किसके ऊपर बेस्ड था, व्याख्या की बजाय यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा और विधायी प्रतिनिधित्व अवसर था उसको पाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जाति और समुदायों की होड़ लग गई थी। अब है कैम्ब्रिज स्कूल का जो उदय है, राइज है, वो किस प्रकार हुआ। तो इसमें कुछ जो कैम्ब्रिज स्कूल को मानने वाले जो हिस्टोरियंस हैं उनकी यहाँ पर व्याख्याएं हम देखेंगे। सबका अपना अपना यहाँ पर ओपिनियन या मत है, उन्होंने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे हैं। अनिल सील के शोध प्रबंध इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म 1968 का निर्देशन कैम्ब्रिज के जॉन गेलेगर ने किया था। इस शोध ग्रंथ में जॉन गेलेगर की अभिधारणा को ही आगे बढ़ाया गया। अनिल सील की प्रथम पीढ़ी के छात्रों, खास तौर पर जूडिथ ब्राउन, जिन्होंने राइट टू पावर कैम्ब्रिज 1972 लिखी, ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके अनुसार अंग्रेजी पढ़े लिखे संभ्रांत वर्ग के लोग सबसे पहले बम्बई, बंगाल, मुंबई और मद्रास के अल्पसंख्यक उच्च जाति के थे। तो क्या है, अनिल सील ने जो रिसर्च किया उसको किसने आगे बढ़ाया था, जॉन गेलेगर ने आगे बढ़ाया। और अनिल सील ने बताया कि जो प्रथम पीढ़ी के जो छात्र हैं जूडिथ ब्राउन, जिन्होंने राइट टू पावर कैम्ब्रिज लिखी और इस परंपरा को उन्होंने भी आगे बढ़ाया। और उन्होंने बताया कि जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो सबसे पहले बंगाल, बम्बई और मद्रास के अल्पसंख्यक मतलब बहुत कम संख्या में उच्च जाति के थे और पिछड़ी जातियों और क्षेत्रों की राजनीति अंग्रेजी शिक्षित राष्ट्रवाद के खिलाफ अल्पसंख्यकों का प्रतिरोध था। हालांकि बाद में जॉन गेलेगर और उनके विद्यार्थियों ने अपने विचार में तेजी से परिवर्तन किया और कैम्ब्रिज स्कूल इसी बदले हुए विचार का प्रतिफलन है। कैम्ब्रिज स्कूल में मुख्य रूप से व्यक्ति और गुटों द्वारा सत्ता की खोज पर बल दिया गया। तो कैम्ब्रिज स्कूल में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर बल दिया गया, व्यक्ति और उसके गुटों द्वारा सत्ता की खोज पर बल दिया गया। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है कि कैम्ब्रिज स्कूल ने सबसे ज़्यादा किसके ऊपर बल दिया, तो व्यक्ति और गुटों द्वारा सत्ता की खोज पर बल दिया गया। वे अपनी खोज को राष्ट्र मार्क्सवादियों द्वारा जिसे संपूर्ण माना गया और क्षेत्र संभ्रांत सिद्धांतकारों ने इसे अलग माना को भेदते हुए स्थानीयता तक पहुंचते हैं। और इस स्थानीयता में भी उनका ध्यान वर्गों या जातियों जैसे सामाजिक समूहों पर नहीं बल्कि उनके सामाजिक कोटियों के संबंधों पर है। तो हमने देखा फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम देख रहे हैं बार बार में क्या है, मार्क्सिस्ट का जिक्र किया जा रहा है और बार बार में राष्ट्रवादियों नेशनलिस्ट का जिक्र हो रहा है। सब ट्रेंड जो स्टडीज है उसका वर्णन हो रहा है और जो उपनिवेशवाद है उसके बारे में बताया गया है। तो हमने देखा कि हम ये सब वीडियो लेक्चर समझ में आएंगे, ये सारी टर्म्स हमको क्लियर होएंगी, तभी जाकर हम क्या है इस वीडियो लेक्चर को समझ सकते हैं। कैम्ब्रिज व्याख्या की विशिष्टताएं क्या थी, तो कैम्ब्रिज स्कूल में स्थानीयता और वहां मौजूद संबंधों पर विशेष बल दिया गया। तो कैम्ब्रिज स्कूल में सबसे ज़्यादा किसके ऊपर बल दिया गया, जो स्थानीयता मतलब लोकेलिटी पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया, वहाँ पर जो मौजूद संबंधों पर विशेष बल दिया गया। C.A. बेली एक कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हुए हैं, उन्होंने 19वीं सेंचुरी के मध्य में इलाहाबाद शहर की जो राजनीति का एनालिसिस करते हुए से जो वहाँ की लोकल जो जनता थी उसका हवाला दिया और बताया है कि किस प्रकार जो प्रभावशाली लोग थे, इफेक्टिव जो पीपल्स थे, अपने प्रभाव में रहने वाले लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। बम्बई की राजनीति का अध्ययन करते हुए गॉर्डन जॉनसन ने इससे सहमति व्यक्त की है। तो मतलब जो C.L. बेली ने कहा है उसका समर्थन किसने किया, गॉर्डन जॉनसन ने, क्योंकि वो उनके मत से काफ़ी प्रभावित थे, उनसे सहमत भी थे। प्रत्येक भारतीय
राजनीति की एक खास विशिष्टता यह थी कि प्रत्येक राजनीतिक को भारतीय समाज के सभी स्तरों से जुड़े विविध और एक दूसरे के विपरीत हितों की देखभाल करनी पड़ती थी, और ऐसा करते हुए वे वर्ग, जाति, क्षेत्र और धर्म का अतिक्रमण करते थे। अनिल सील ने अपनी पुस्तक लोके लोकेलिटी, प्रोविंस और नेशन की प्रस्तावना लेख इंपीरियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया में इसी बात पर विशेष बल दिया है। तो फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं कि बार बार में क्या है, इस पूरे वीडियो लेक्चर में अनिल सील का सबसे ज़्यादा जिक्र आ रहा है। कभी उनकी रिसर्च की बात हो रही है, कभी उनकी बुक्स की बात हो रही। तो अनिल सील से जितनी भी संबंधित जो रिसर्च पेपर हैं, उनकी जो बुक्स हैं, वो यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनके अनुसार राजनीति मूलतः एक स्थानीय मामला था। इस होड़ में संरक्षक अपने मातहतों को अलग अलग गुटों में बांटकर मदद करता था। दूसरे शब्दों में ये गुट एक दूसरे से जुड़े तो थे, परंतु इनका संबंध खड़ी रेखा अर्थात ऊपर से नीचे में था, कि न कि जो पड़ी रेखा। तो खड़ी रेखा मिस ये वर्टिकल की बात कर रहा है, और पड़ी रेखा मिस ये हॉरिजेंटल की बात कर रहा है। यहाँ पर स्थानीय टकराव की स्थिति में विरले ही जमींदार और जमींदार का, शिक्षित और शिक्षित का, मुसलमान और मुसलमान का, ब्राह्मण और ब्राह्मण का गठजोड़ हुआ करता था। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या है, जो संभ्रांत वर्ग था उसका आपसी क्या है, एक दूसरे के साथ गठजोड़ हुआ था। एक दूसरे के साथ ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपने बेनिफिट के लिए, अपने हितों और अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे। कैम्ब्रिज व्याख्या के अनुसार राजनीति की जड़ स्थानीयता अर्थात जिला, नगर पालिका, गांव में निहित होती थी। तो हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जो कैम्ब्रिज स्कूल को पढ़ रहे हैं, बार बार में क्या है, स्थानीयता का जिक्र किया गया है, लोकल एरिया की बात की गई है। तो लोकल एरिया में क्या है, डिस्ट्रिक्ट है, नगर पालिकाएं हैं, वहाँ के जो विलेजेज हैं ये इससे जुड़े हुए हैं। शहर के प्रभावी लोग और गांव के बाहुबली तथा कथित कमजोर साम्राज्यी सरकार द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के संसाधनों का वितरण करते थे। 19वीं सेंचुरी के अंत में और 20वीं सेंचुरी के आरंभ में स्थिति बदलने लगी, और जॉन गेलेघर का मानना था कि इसी सरकारी हस्तक्षेप से भारतीय राजनीति का काम करने का ढंग बदल गया। उन्होंने गलतफहमी दूर करते हुए कहा, इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय राजनीति को सामाजिक समूह की आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों के साथ, दलों के साथ जोड़ दिया गया। C.G. बेकर के अनुसार अभी तक जो स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति अपनी सत्ता का उपयोग क्या है, अपनी मनमानी से कर रहे थे, अपनी मनमर्जी से कर रहे थे, अब उसे ब्रिटिश राज के एक नए एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रातिनिधिक ढांचा के अनुसार बदलना पड़ा। हमारे यहाँ क्या है, जो लोकल एरियाज थे वो क्या है, अपने अकॉर्डिंग उनकी अपनी सत्ता थी, वो अपनी मनमर्जी से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। लेकिन जब मेषवाद आया तो उन्होंने यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ प्रशासनिक और प्रातिनिधिक ढांचे को अपने अकॉर्डिंग बदलना शुरू कर दिया। कैम्ब्रिज स्कूल से जुड़े विद्वानों का मानना था कि जस्टिस पार्टी, हिंदू महासभा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ ऐसे बड़े संगठन थे। तो यहाँ कुछ संगठनों के नाम बताए गए हैं, और आगे बताया गया कि कैम्ब्रिज स्कूल से जुड़े विद्वानों का मानना था कि गांधी जी के आने के बाद राजनीतिक बदलाव तो आया, परंतु यह भी संभ्रांत लोगों के हाथ में था। तो हमने देखा कि संभ्रांत लोगों की सत्ता थी। सबाल्टर्न थ्योरी में हम देखते हैं कि वहाँ भी क्या है, संभ्रांत वर्ग द्वारा लिखा गया इतिहास है। जो रणजीत गुहा है वो मानते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं या आम जनता है, उसका भी अपना एक इतिहास होना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, गांधी जी आने के बाद चेंजेस तो हुए, पर यहाँ क्या है, संभ्रांत लोग या बड़े लोगों ने ही कार्य किया। आम जनता यहाँ के जो मूवमेंट्स हुए उनसे ज़्यादातर दूर ही रही। यह जन आंदोलन नहीं बना। उनके अनुसार प्रत्येक चरण में किए जाने वाले जो संवैधानिक सुधार हुए थे, जो
कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हुए थे, अखिल भारतीय राजनीति को स्फूर्ति प्रदान करते रहे। मोंटफोर्ड सुधारों ने असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेट मूवमेंट के लिए साइमन कमीशन के नागरिक अवज्ञा आंदोलन, डिसोबे मूवमेंट, और क्रिप्स मिशन ने भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का मार्ग प्रशस्त किया। जब भी सरकार केंद्र में नया सुधार लागू करने का प्रस्ताव करती तो क्या स्थानीय इलाकों में संरक्षण के बंटवारे को प्रभावित करती थी। उसी समय राजनीतिक जो पॉलिटिक्स हुए, नई राजनीतिक आंदोलन छेड़ने को उठ खड़े होते थे। गॉड्स जॉनसन के अनुसार भारत में राष्ट्रवाद का विकास काल कर्मानु नहीं दिखता है। तो जो गॉड्स जॉनसन है उनका मानना है कि भारत में जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हुआ वो क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से नहीं हुआ। सरकार की राष्ट्रीय कार्रवाइयों के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में उतार चढ़ाव होता रहा। कैम्ब्रिज स्कूल का संशयवाद, ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर खंड 5 हिस्टोरियोग्राफी 1919 में कहा गया कि कैम्ब्रिज स्कूल कांग्रेस आंदोलन के राष्ट्रवादी दावे पर सवाल खड़ा करती है और भारतीय राष्ट्रवाद को संदेह की दृष्टि से देखती है। इस संदेह के पीछे राजनीति के बारे में एक विशिष्ट धारणा वह यह है कि व्यक्ति सत्ता, संरक्षण और संसाधनों की प्राप्ति के लिए राजनीति करता है। तो कैम्ब्रिज स्कूल वालों का मानना है कि वो क्या है, जो नेशनलिस्ट जितने भी हिस्टोरियंस हुए हैं उनको क्या है, एक डाउटफुल जो एटीट्यूड है उससे देखती है, उनका देखने का नज़रिया संदेह से देखती है और उनका ये मानना है कि जो राजनीति है वो क्या एक विशिष्ट धारणा है। यहाँ व्यक्ति क्या है, सत्ता, संरक्षण और संसाधनों की प्राप्ति के लिए राजनीति करता है। तो ये कैम्ब्रिज स्कूल वालों का मानना था कि इनको लेकर जो हमारे यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग थे उनके बारे में, इनके पीछे कोई सामाजिक भावना या आर्थिक दृष्टि नहीं होती, बल्कि राजनीति के अपने नियम और कानून होते हैं। तो जो कैम्ब्रिज स्कूल के लोग थे उनका मानना था कि यहाँ के जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो सिर्फ क्या है, राष्ट्र को लेकर काम नहीं करते, उनके अपने अपने हित हैं, उनके अपनी क्या है, सोशल इमोशंस हैं और साथ ही साथ उनके अपने इकोनॉमिकल फायदे हैं और इस कारण से वो राजनीति और लॉज से जुड़े हुए हैं। अगले हिस्टोरियंस हैं यहाँ पर DS बॉसब्रुक ने इस मान्यता को खारिज करते हुए कहा, किसी राजनीतिक संगठन को वर्ग, समुदाय या जाति का आधार प्राप्त होता है। यह कहा कि कुछ लोग सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो उनका कहना था कि सत्ता, पद और स्थान राजनीतिकों का मूल लक्ष्य होता है, न कि समाज को सुधारना, समाज में रिफॉर्म्स करना। तो जो DS वॉसबुर्क हैं उनका मानना है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो क्या अपने सत्ता और पद को एक मोटो बनाकर चलते हैं। उनका मेन मोटो क्या होता है, अपनी सत्ता प्राप्त करना, अपने पद को प्राप्त करना, ना कि वो समाज के अंदर रिफॉर्म्स करना। साझा लक्ष्य यानी सत्ता प्राप्त करने के लिए व्यापारी, जमींदार, वकील, ब्राह्मण, अछूत, हिंदू, मुस्लिम सभी तबके के लोग कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार थे अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फायदे के लिए। सामान्य तौर पर यह संपूर्ण राजनीति और खास तौर पर भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति संदेहवादी दृष्टि है। अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र जैसे तत्वों को नकारते हुए कैम्ब्रिज स्कूल ने भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए शुद्ध राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाया। इसमें एक तो सत्ता प्राप्त होती है, दूसरा मुनाफा, और दोनों स्वार्थ से बंधे हुए हैं। तो लास्ट एंड फाइनल कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस लोग थे उनका यह मानना था कि जो यहाँ के राष्ट्रवादी लोग हैं वो सिर्फ क्या है, किससे जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। और किस लिए जुड़े हुए हैं, अपना मुनाफा पाने के लिए, अपना स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपनी सत्ता को पाने के लिए जुड़े हुए हैं। तो कैम्ब्रिज स्कूल का अंत किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से उसका डाउनफॉल हुआ। तो जॉन गैलेगर और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंपीरियल एंड नेवल हिस्ट्री के वेरे होम्सवर्थ प्रोफेसर थे। तो जॉन गैलेगर और
जॉन गैलेगर कहाँ के? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंपीरियल एंड नेवल हिस्ट्री के होम्सवर्थ प्रोफेसर थे। 1918 में इनकी डेथ हो गई थी। उनकी याद में कैम्ब्रिज समूह, जो कैम्ब्रिज ग्रुप था, उनके लेखों का एक संग्रह निकाला उन्होंने, जिसे क्रिस्टोफर बेकर और गॉर्डन जॉनसन और अनिल सील ने क्या है एडिटिंग किया, इसमें संपादित किया, जिनका नाम था पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स, emphasis on imperialism, nationalism and change in 20th century politics, कैम्ब्रिज 1981। इन लेखों में आयशा जलाल ने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका शीर्षक था द सोल स्पोक्समैन, जीना, द मुस्लिम लीग एंड द डिमांड फॉर पाकिस्तान, कैम्ब्रिज 1985। इसमें उन्होंने अपना तर्क दिया कि मुसलमानों की स्वीकृति से एक महासंघ का निर्माण संभव था और विभाजन का विकल्प मौजूद था, परंतु पावर, प्रॉफिट एंड पॉलिटिक्स कैम्ब्रिज स्कूल का अंतिम सामूहिक वक्तव्य था। इसके बाद यह समूह टूट गया और लेखक अपने अपने रास्ते चले गए। अनिल सील के निर्देशन में आयशा जलाल ने द सोल स्पोक्समैन नामक पुस्तक लिखी। तो आयशा जलाल ने किसके निर्देशन में बुक लिखी? अनिल सील के निर्देशन में। उसका क्या नाम था? स्पोक्समैन, द सोल स्पोक्समैन। तो ये बुक इम्पोर्टेंट हो जाती है परीक्षा की दृष्टि से। और जोया चटर्जी ने बंगाल डिवाइडेड, हिंदू कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन 1932 1947 लिखी। परंतु यह किसी सामूहिक प्रयास का हिस्सा नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत प्रयास था। 1982 में इतिहास को देखने परखने के लिए एक और नजरिए की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। इसे सबाल्टर्न स्टडीज कहा गया। सबाल्टर्न स्टडीज कहा गया। इससे पहले कैम्ब्रिज स्कूल की आलोचना की, परंतु कुछ मामलों में दोनों में समानता भी थी। तो हम यहाँ देखेंगे जो सबाल्टर्न स्टडीज के लोग थे और साथ ही साथ क्या है जो कैम्ब्रिज स्कूल के लोग थे, उनमें क्या है क्रिटिसिज्म करते हुए कुछ उनमें इक्वलिटी पाई जाती हैं। तो सबाल्टनिस्ट भी राजनीति में वर्ग विभाजन के महत्व को इनकार करते हैं और वर्ग संबंधों की अपेक्षा सत्ता संबंधों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो क्या है कि जो कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टर्न स्टडीज है, उन दोनों के अंदर क्या है वर्ग संघर्षों की अपेक्षा वो सत्ता के संबंधों को ज़्यादा स्वीकार करते हैं और क्या है साथ ही साथ वर्ग विभाजन के महत्व को इनकार करते हैं राजनीति के अंदर। तो ये दोनों में एक समानता है। तो हमारे यहाँ भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि जो सबाल्टर्निस्ट थे और साथ ही जो कैम्ब्रिज स्कूल थे, उन दोनों में कौन सी एक समानता पाई जाती है? वे संभ्रांतवाद से सबाल्टर्न्स को अलग करके देखते हैं और राष्ट्रवादी संभ्रांतों पर साम्राज्यवादियों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाते हैं। वे भी सबाल्टर्न राजनीति की जड़ों को खोज करते हुए स्थानीयता की ओर लौटते हैं। इसमें कैम्ब्रिज स्कूल की छाप दिखाई पड़ती है। कुल मिलाकर कैम्ब्रिज स्कूल ने भारतीय इतिहास लेखन पर अपनी छाप छोड़ी। तो कैम्ब्रिज स्कूल को हम कितना भी आलोचक माने, पर हम आखिर में यही पाते हैं कि जो हमारे क्या है जो इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है उसके ऊपर जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो हिस्टोरियंस हैं या इतिहास लेखन है उसने गहरी छाप छोड़ी है। अब हम कैम्ब्रिज स्कूल का मूल्यांकन देखते हैं और उस मूल्यांकन में पाते हैं कि भारत के सभी इतिहासकारों, मार्क्सवादियों, उदारवादियों, सबाल्टर्निस्टों ने कैम्ब्रिज स्कूल को संदेहवाद की कड़ी आलोचना की है। तो हमने देखा जो हमारे मार्क्सिस्ट लोग हैं, यहाँ पर लिबरल पर्सन हैं और सबाल्टर्न स्टडीज वाले लोग हैं, उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल को एक डाउटफुल नज़रिए से देखा और साथ ही साथ उसका क्रिटिसाइज भी किया। उन्होंने कैम्ब्रिज के इतिहासकारों पर नेमरिज्म
को प्रसारित करने का दोषारोपण किया। और ऑक्सफोर्ड इतिहासकार लेविस नेमियर का मानना था कि इंग्लैंड की संसदीय राजनीति शुद्ध रूप से स्वार्थ और सत्ता का खेल थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में कैम्ब्रिज स्कूल की आलोचना की गई और तपन राय चौधरी ने इंडियन नेशनलिज्म एंड एनिमल पॉलिटिक्स एक धारदार लेख लिखा। बाद के एक लेख में राय चौधरी ने माना कि केवल औपनिवेशिक दृष्टिकोण का परिष्कृत और पुनरुत्थान कहकर ही कैम्ब्रिज स्कूल को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें भारतीय राष्ट्रवाद को लोभ और स्वार्थ के लिए की जाने वाली होड़ और हड़कंप से ज़्यादा कुछ नहीं माना। तो हमने देखा कि कैम्ब्रिज स्कूल के जो लोग हैं वो क्या है, जो हमारे यहाँ पर राष्ट्रवाद है उसमें उन्होंने राष्ट्रवादियों को क्या बताया, लोभ और स्वार्थ के लिए की जाने वाली होड़ या उनको सत्ता प्राप्त करने वाला बताया गया है। कैम्ब्रिज स्कूल के इतिहासकारों ने भारत को दो उपयोगी दृष्टियां भी दी हैं। सबसे पहली बात यह है कि अधिकांश राजनीति स्थानीय थी और संरक्षक आश्रित के संबंध जाति वर्ग और समुदाय के ऊपर उठे हुए थे और आज भी उतना ही सच है। दूसरी विविधताओं से भरे इस उपमहाद्वीप में अंग्रेजी शासन के प्रशासनिक संवैधानिक ढांचे को कसने से निसंदेह एक केंद्रीय और राष्ट्रीय सरोकारों के लिए राजनीतिक जगह बनी। तो हमने देखा कि जो कैम्ब्रिज हिस्टोरियंस हैं उन्होंने क्या है, इंडियंस को ये दो उपयोगी दृष्टियां दी गई हैं। तो सबसे फर्स्ट में बताया उन्होंने कि राजनीति स्थानीय थी और साथ ही साथ जो संरक्षित आश्रित के संबंध थे, जाति वर्ग और जो कम्युनिटी थी उसको ऊपर उठाया और आज भी ये बात इतनी ही सच है। तो हमने देखा कि जो कैम्ब्रिज स्कूल के जो इतिहासकार हैं वो उनकी मार्क्सिस्टवादी, उदारवादी और सबलिंट्रिस्ट ने कैम्ब्रिज स्कूल की कड़ी आलोचना की है। तो हमने फ्रेंड्स इसमें देखा कि कैम्ब्रिज स्कूल क्या होता है, किस प्रकार से उसका उदय हुआ, कौन कौन से हिस्टोरियंस इससे जुड़े हुए थे, कौन कौन से हिस्टोरियंस ने किस किस प्रकार की अपनी ओपिनियंस रखी और किस किस ने इस थ्योरी का विरोध किया और इसमें क्या है जो मार्क्सिस्ट लोग थे उनका क्या मानना था और जो राष्ट्रवादी लोग थे उनका क्या मानना था, ये सब हमने यहाँ पर देखा। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो वीडियो लेक्चर समझ आया है तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता ही है। साथ ही साथ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।